क्वेश्चन देखते ही ब्लैंक हो जाते हैं, याद ही नहीं आता है कि क्या लिखें इस क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करने के लिए। इतना डर लगता है कि कैसे एक क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट डिमेंशंस को जनरेट कर पा सकते हैं। लिखते हैं कुछ भी, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ना लिखकर वो लिखते हैं जो हमें आता है। स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन का कुछ आइडिया ही नहीं है कि मतलब किस तरीके से स्ट्रक्चर करें। सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक आइडिया सबको होता है कि डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाने हैं, माइंड मैप बनाने हैं। कंक्लूजन में मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, कंक्लूजन का फ्रेमवर्क ये होता है कि दस द गिवन क्वेश्चन, हेंस द गिवन क्वेश्चन, देयरफॉर द गिवन क्वेश्चन। ये सब जब करते हैं तो इतना डर लगता है कि किस तरीके से हम लोग टॉपर्स के लेवल पर पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। टॉपर्स की कॉपीज को जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू चीजें हैं, इसके आसपास भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। Hello everybody, welcome back. This is Rishiji. Here in this video, we are going to talk about how to deal with the issues of answer writing. और कैसे करेंगे हम लोग। बेसिकली इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन यूज टॉपर्स कॉपीज अपने आंसर राइटिंग के फ्रेमवर्क को सही तरीके से स्ट्रक्चर करने के लिए। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग माय वीडियोस तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था कैसे कमिंग 2 to 3 मंथ्स के लिए हमारा मेन स्पेसिफिक टारगेटेड हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अब इसमें बेसिकली मैंने वहां पर एक टाइमलाइन दिया था चीजों को कवर करने का, बट नाउ आई हैव बीन गेटिंग सो मेनी मैसेजेस जहां पर मेनी एस्पिरेंट्स लाइक यू हैव बीन आस्किंग मी कि भैया किस तरीके से मुझे आंसर राइटिंग का लेवल इस तरीके से एलिवेट करना है कि वो टॉपर्स के लेवल पर आए, या फिर मतलब टॉपर्स का आंसर्स को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा तो हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे। फॉर दैट फर्स्ट थिंग आई विल से कि ये जितने भी टॉपर्स कॉपीज हम लोग देख रहे होते हैं वो टॉपर्स के प्राइम स्टेज के आंसर्स होते हैं, वो उनके इनिशियल डेज के आंसर्स नहीं होते हैं। फर्स्ट थिंग तो उस उन टॉपर्स कॉपीज की क्वालिटीज को देखकर हमें इंटिमिडेट नहीं होना है, फर्स्ट। सेकेंडली टॉपर्स कॉपीज में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे वैल्यू एडिशंस होते हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है, बहुत सारा उनका स्ट्रक्चरिंग होता है, उनका फ्लो चार्ट होता है, उनका प्रेजेंटेशन होता है। ये सारी की सारी चीजों चीजों को जब हम लोग एक एक करके एनालाइज करते हैं देन वी गेट टू नो दैट देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। मतलब उन्होंने जो भी आंसर लिखा है वो एक ट्रिक, ये एक फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, उसके बेसिस पर वो सारी की सारी चीजें वो जनरेट कर पाते हैं। इवन दो दे आर हैविंग इन्फॉर्मेशन, बट वो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करें, क्योंकि हमें भी मतलब अगर आपने बहुत ही डिलीजेंटली चीजों को प्रिपेयर किया है आई एम डैम श्योर कि यू वुड ऑल्सो बी हैविंग सिमिलर सॉर्ट्स ऑफ कंटेंट, बट उसको प्रेजेंट कैसे करना है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होता है उसको क्रंच कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई विल बी एनालाइजिंग द टॉपर्स लाइक इशिता किशोर मैम, श्रुति शर्मा मैम, अनिमेश प्रधान सर, टीना डाबी मैम का भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, शुभम कुमार सर, आदित्य श्रीवास्तव सर और दिव्या मिश्रा मैम। इन सब टॉपर्स की कॉपीज को हम लोग एनालाइज करेंगे, फिर उससे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से आंसर राइटिंग में एक जो टॉपर्स के अप्रोच होते हैं उसको हम लोग कैसे इंकलकेट कर पाए और आंसर राइटिंग के अपने जो टारगेट्स होते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव कर पाए। ठीक है, अब मैं क्यों कहता हूं कि टॉपर्स की कॉपीज को एनालाइज करना चाहिए, आई हैव अ रीजन। क्योंकि सही मायने में ट्रू सेंस में टॉपर्स की कॉपीज ट्रू गोल्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि टॉपर्स की कॉपीज में इतने इंसाइट्स होते हैं जो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े टीचर्स भी, बड़े बड़े दिग्गज टीचर्स भी ऐसे इंसाइट्स नहीं दे पाएंगे। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इट्स नॉट दैट कि टीचर्स के पास इतना डेप्थ नहीं होता है, टीचर्स के पास डेप्थ होगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होता है, इतना हैवी जो कंटेंट होता है, उसको किस तरीके से शॉर्ट, क्रिस्प और प्रिसाइज मैनर में प्रेजेंट करना, कैसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन को क्रंच करके क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करना है, ये एक्चुअल में दिस इज एन आर्ट। और वो आर्ट वही डेवलप कर पाएगा जो उसको प्रैक्टिस करता है, विच इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट विद द टीचर्स ऑल्सो। अगेन दिस इज नो डिसरिस्पेक्ट टू टीचर्स, बट जनरली ये ट्रेंड होता है कि टीचर्स डेप्थ में जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जब हम क्वेश्चंस के डिमांड को एड्रेस कर रहे होते हैं, जब हमें आंसर्स लिखने होते हैं, उस समय हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर नहीं, उसके प्रेजेंटेशन पर, क्योंकि यू वुड बी रिवॉर्डेड फॉर वट एवर यू वुड बी राइटिंग ऑन द पीस ऑफ पेपर विच इज गिवन टू यू। ठीक है, इसलिए टॉपर्स की कॉपीज की एनालिसिस से बेसिकली व्हाट सॉर्ट ऑफ अ थिंग विच यू लर्न, एक तो ये होगा कि आप अपने कंटेंट को किस तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, और ह्यूज इंफॉर्मेशन को क्रंच करना है ताकि हम लोग बहुत ही कम वर्ड्स में, लेस वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम्युनिकेट कर पाए, अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपने फैक्ट्स को, अपने डेटास को, अपने कमेटी रिकमेंडेशंस को किस तरीके से क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग अलाइन करें। और टॉपर्स का मैंने देखा है कि अगर अगर टॉपर्स की कॉपीज को आप एनालाइज करोगे तो यू विल सी कि उनके जो डायमेंशंस जनरेट होते हैं, कई बार उनको किसी भी एक इशू पर एग्जांपल्स याद होते हैं और उन एग्जांपल से वो आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम करते हैं। तो देयर बेस्ट वे टू रिकॉल द थिंग इज यूजिंग एग्जाम्पल अप्रोच। वो किसी भी एक इवेंट का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में क्वेश्चन आ रहा है तो ट्रेडिशनल आर्ट पर उनको 7-8 एग्जांपल्स याद होंगे, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, फ्रॉम वेस्ट इंडिया, फ्रॉम साउथ इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और उन उन एरियाज के उन उन एग्जांपल्स का यूज करके दे विल फ्रेम द आर्ग्यूमेंट एंड देन कोट द एग्जांपल।
और ये जो अप्रोच होता है ये डायमेंशंस को जनरेट करने में, आपके क्वेश्चन आंसर की डाइवर्सिटी को उसको डाइवर्सिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। और टॉपर्स का बेसिकली क्या होता है, हर एक चीज में एक फ्रेमवर्क उन्होंने डेवलप किया हुआ है कि जैसे स्टेप्स टेकन का एक फ्रेमवर्क होगा, कॉजेज का एक फ्रेमवर्क होगा, इम्पैक्ट का एक फ्रेमवर्क होगा। तो ये जब हम लोग उस चीज को लर्न करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक्चुअल में उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच डेवलप किया है, उसी के हेल्प से वो चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, उन्होंने डेटा और कमिटीज को कैसे यूज कर रहे हैं। बेसिकली हम सबके पास, आप सबके पास इस टाइप के डेटा फैक्ट्स सब मिल जाते हैं, एवरीबडी गिव्स, मतलब कंपाइलेशंस मिल जाएंगे जहां पर कमिटी रिकमेंडेशंस लाइन, मतलब सारे सब्जेक्ट के, जैसे अगर आप पॉलिटी का है या फिर गवर्नेंस का है तो उसमें बहुत सारी कमिटीज का एक लिस्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन उनको इफेक्टिवली यूज कैसे करना है, उसको क्वेश्चन के हिसाब से उसको ट्वीक कैसे करना है। अगर आपके पास 10 ही एग्जांपल्स है तो उन्हीं 10 एग्जांपल्स को रिसाइकल करके एग्जाम नए क्वेश्चन में उसको रीयूज कैसे करना है। ये जब हम लोग टॉपर्स की कॉपीज को एनालाइज करें तो फिर हमें समझ में आता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन ना होते हुए भी वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करने के लिए। फिर वो कोई भी एक स्टैंड लेते हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए डेटा, रिपोर्ट्स, कमिटीज और आर्ग्यूमेंट्स जो पेश करते हैं वो कैसे यूज करते हैं। बिकॉज सी, until unless you make it you just fake it। तो जब तक हम उसको कर नहीं पा रहे तब तक जो टॉपर्स कर रहे हैं उसको देख देख कर उससे हम लोग बहुत सारी चीजों को रीयूज करेंगे। एंड द मोमेंट वी आर एबल टू डेवलप आवर ओन कैरेक्टर, अपना खुद का एक फ्लेवर डेवलप कर पा रहे हैं, उसके बाद हमें उसी फ्लेवर के हिसाब से चलना है। बट इनिशियली जस्ट टू गेट स्टार्टेड हमें टॉपर्स की कॉपीज को देखकर उसको यूज करना है, और उसको देखकर बहुत ज्यादा इंटिमिडेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप एकदम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देखोगे तो आपको लगेगा बहुत ही स्वयं की चीजें लिखी गई हैं, लेकिन जब आप उसके डेप्थ में जाते हो, उसके नुआंसेस में जाते हो, देन यू गेट टू नो दैट कि ये चीजें इतनी इतनी ज्यादा अनअप्रोचेबल नहीं है, चीजें हो सकती हैं। फाइनली उनका कंक्लूजन का बेस्ट अप्रोच क्या है, कि वो कंक्लूजन में किस तरीके से इस समय के जो ग्रेट आइडियल्स हैं, जो एक्सक्यूज मी, जो डेवलप्ड इंडिया के जो एस्पिरेशंस है, डेवलपिंग इंडिया के जो एस्पिरेशंस है, इस समय के करंट गवर्नमेंट की बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं उसमें जो बहुत सारे जो कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, उन सारे कीवर्ड्स का, उन सारे थीमेटिक वर्ड्स का वो लोग यूज करते हैं टू कंक्लूड देयर आंसर्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग टॉपर्स कॉपीज की सीरीज, मतलब जो इसको मैंने नाम दिया है, तो टॉपर्स कॉपीज की सीरीज में यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स की कॉपीज को, जैसे श्रुति शर्मा मैम का जो कि GS1 में स्पेसिफिकली शी हैज स्कोर्ड 119 व्हिच इज फिनोमिनल स्कोर, इनकी कॉपीज को एनालाइज करेंगे। आदित्य श्रीवास्तव सर के कॉपीज को एनालाइज करेंगे, फिर उनकी लर्निंग्स हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर फिलहाल मैं लर्निंग्स अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। फर्स्ट विल सी द क्वेश्चन पेपर as in answer copies of these toppers, and then we'll come back and then we'll see कि उनके learnings क्या रही हैं, उनसे learning सेम टीना डाबी मैम का। फिर अनिमेश प्रधान सर का भी हम लोग देखेंगे। टीना डाबी मैम का एक वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच वाज दैट शी वाज यूजिंग पैराग्राफ अप्रोच, जो कि आजकल एवरीबडी इज राइटिंग इन द आई वुड से पॉइंट वाइज फॉर्मेट। तो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखने के लिए कोई कंपल्सन नहीं है। इफ यू आर हैविंग द एबिलिटी, इफ यू नो हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स in better way in the paragraph format, still you will be rewarded। और she had scored like she was one of the highest scorer in the GS। तो ऑब्वियसली इससे समझ में आता है कि देयर इज नो बायस एज फार एज द टाइप ऑफ आंसरिंग इज कंसर्न। हमें पॉइंट वाइज में ही लिखना है जरूरी नहीं है, हमें पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं अगर आपका वो फ्लेवर है, अगर वो आपका अप्रोच है। सिमिलरली हम लोग ने मतलब इशिता किशोर मैम का कॉपीज को मैंने एनालाइज किया है, दिव्या मिश्रा मैम के कॉपीज को एनालाइज किया है। स्पेसिफिकली इनका जो एथिक्स के जो आंसर राइटिंग फिनोमिनल है, जबरदस्त है। एथिक्स हो गया, गवर्नेंस हो गया, वो सारी की सारी चीजें मैं हर एक टॉपर, जो टॉपर किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा बेहतर स्कोर कर पा रहे हैं, उनकी कॉपीज को देखेंगे और ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि वो एक्चुअल में कैसे फाइनल एग्जाम में लिख पा रहे थे। एंड दैट टू इनके जो आंसर कॉपीज मैंने लिए हैं वो तब के लिए हैं जो नियर बाय एग्जाम है, मतलब जैसे सितंबर में एग्जाम है तो इन्होंने अगस्त में जो मॉक टेस्ट दिए हैं उन कॉपीज को मैंने लिया है और उसे एनालाइज किया है। इससे समझ में आता है कि मोर और लेस वही जो उनका अप्रोच है वही उनके फाइनल एग्जाम में भी कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है, बाद में हम लोग इनकी लर्निंग्स को भी देखेंगे लास्ट में। एंड लास्ट में शुभम कुमार सर का भी हम लोग ने मतलब मैंने पेपर एनालाइज किया है और उसके बेसिस पर उनकी लर्निंग्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड टॉपर्स कॉपीज में मैं कुछ चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैं ये बता दे रहा हूं अभी यहाँ पर कि टॉपर्स कॉपीज को जब हम लोग यूज करते हैं तो उसे बेसिकली किस तरीके से उसे यूज करना है। यहाँ पर मैं एक अप्रोच बताऊंगा और फिर आपको खुद को वो सारी की सारी चीजें यूज करनी है। जैसे जब कभी भी आप टॉपर्स कॉपीज को इवेल्युएट कर रहे हो तो डोंट इवेल्युएट इट लाइक कि मतलब कि कोई मसीहा है उसका आप कॉपीज को एनालाइज कर रहे हो। नो, आपको करना क्या है, उनके कॉपीज को इवेल्युएट करना है एज एन इवेल्युएटर। जब आप इवेल्युएटर की तरीके से आप इवेल्युएट करते हो ना, तो आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि ये कैसे लिखा होगा, ये कैसे लिखी होंगी, इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हमें लर्न करना है, हमें यहाँ पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करना। हमें यहाँ पर जैसे बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं टॉपर्स कॉपीज के नाम पर वो क्या कर रहे हैं, टॉपर्स को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये टॉपर्स और अच्छा लिख सकता था, ये टॉपर्स ऐसा लिख सकता था। ये हमें नहीं करना है। हमारा एजेंडा क्या है कि टॉपर्स ने बहुत बहुत मेहनत करके चीजों को सॉल्व किया हुआ है, एनालाइज किया हुआ है, उनसे हम लोग बेस्ट चीजों को
रीयूज कर पाए, उनके कंटेंट को हम लोग किस तरीके से रेप्लिकेट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो चीजें उनको बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प की है। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट कैसे कर रहे थे, जब उनके पास डेटा नहीं होता था, कंटेंट नहीं होता था, फिर भी वो आंसर्स लिखते थे। उनकी स्ट्रक्चरिंग कैसी होनी चाहिए, मतलब किस तरीके से उनकी स्ट्रक्चरिंग हो रही है, वो हेडिंग और सब हेडिंग के पार्ट्स कैसे डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन से ही वो हेडिंग्स लिख रहे हैं, सब हेडिंग्स लिख रहे हैं, और फाइनली क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं। डायग्राम्स कैसे बना रहे हैं वो लोग, माइंड मैप या फिर स्कीमा जो डायग्राम्स होता है, वो सारी की सारी चीजें वो कैसे कर रहे हैं। स्पेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, नए नए डायमेंशंस को जनरेट कर रहे हैं, एडिशनल डायमेंशंस को जनरेट कर रहे हैं, सो दैट कि वो क्वेश्चन के मतलब पेजेस भी कवर करने हैं तो पेजेस भी फिल कैसे किया जाए। ये सारी की सारी चीजें हम लोग अपने कॉपीज के एनालिसिस में हम लोग करने वाले, मैं खुद यहाँ पर करूंगा, और बाकी आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो टू डू दैट ऑन योर ओन। तो आंसर राइटिंग का बेसिक अप्रोच इन्होंने क्या फॉलो किया वो मैं बता दे रहा हूँ। एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन में, जितने भी पार्ट्स सब पार्ट्स हैं, हर एक को पूरी तरीके से हर एक क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करना। क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग कैसी होनी चाहिए, सो दैट इट विल फेच यू मोर मार्क्स। एक फ्रेमवर्क फॉलो करना है हर एक क्वेश्चन के लिए, स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। और फाइनली हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। बेसिकली प्रेजेंटेशन जो होता है वो वर्टिकल होता है। जब कभी भी टॉपर्स की कॉपीज को अगर आप देखोगे और कोई भी इवैल्यूएटर आप खुद भी देखोगे तो सबसे पहले वर्टिकल व्यू देखते हो, देन यू स्टार्ट रीडिंग एंड गोइंग थ्रू द कंटेंट ऑफ द लेक्चर, कंटेंट ऑफ द आंसर कॉपी। ठीक है, तो यही अप्रोच हम लोग लेने वाले हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपर्स कॉपीज। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा आदित्य श्रीवास्तव सर के आर्ट एंड कल्चर। हम लोग जीएस वाइज चलेंगे, जीएस 1 यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जीएस 1 में सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर को हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। वी आर टेकिंग कॉपी ऑफ आदित्य श्रीवास्तव सर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स, आई होप इट इज विजिबल, द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स तो ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर इसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का थीम जो है वो ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स है। इस तरीके से जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सबसे पहले उसका थीम आइडेंटिफाई करो। द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी एंड एन इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी। मतलब जो ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स हैं वो इंडिया के आइडियल्स और इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उस समय की सोसाइटी को, और हर एक इंडिविजुअल का जो रोल है कम्युनिटी में उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। इस चीज को डिस्कस करना है विद एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, एक तो क्या है कि ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ये हमारा थीम है, दूसरा इसका कोर डिमांड्स क्या है कि इसके आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरा इंडिविजुअल्स के रोल्स को, इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी, इस चीज को वो हाईलाइट करता है। इसको एग्जांपल के तरीके से हमें डिस्कस करना है। तो इसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है देखो। बेसिकली इनका जो इंट्रोडक्शन है वो करंट न्यूज जो है, रिसेंट में जो चीजें चल रही हैं उसको, जो थीम ऑफ द क्वेश्चन है उससे कनेक्ट कर रहे हैं। रिसेंटली रामलीला एंड मुदेर 2 वर रिवॉर्डेड एज इंटेंजिबल हेरिटेज एंड आर ऑलरेडी देयर इन यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली क्या कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में, जो क्वेश्चन का जो थीम है उसको करंट अफेयर से कुछ भी इवेंट्स अगर हैं तो उससे कनेक्ट कर दे रहे हैं, और यही चीज हमें भी करना है। वन ऑफ द अप्रोच ऑफ इंट्रोडक्शन इज दैट एकदम प्लेन नहीं लिखना, उसको थोड़ा सा अगर करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड अगर आपके पास कंटेंट है तो उसको इंटीग्रेट करना है और वहां से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। अब जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, अब कोर डिमांड को एड्रेस करना है। तो कोर डिमांड में सबसे पहला पार्ट क्या था, आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी। तो अब ये लिखा है दे रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी, सी दैट डायरेक्टली इट इज पिक्ड अप फ्रॉम द क्वेश्चन से ही पिक्ड अप किया गया और उसको एक सब हेडिंग दिया गया। एंड देन ही वेंट अहेड, और अब एग्जांपल दे रहा है कि किस तरीके से रामलीला जो रामायण में है, स्पेसिफिकली कृष्ण लीला जिसमें लव को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, ये उस समय की सोसाइटी के आइडियल्स को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। रमन जो है वो नेचर सेंट्रिक लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये उस समय की आइडियल्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। केरला थिएटर फॉर्म जो होती है वो वहां पर मुदेर 2 शो करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस। अभी तक आइडियल्स था, अब वो इमोशंस की भी बात कर रहे हैं। इमोशंस में कैसे राजसिक, तामसिक, सात्विक, ये 3 इमोशंस होते हैं ऑफ लाइफ एंड प्रेफरेंसेस, ये चीजें ये यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ही हैज एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पार्ट 1। पार्ट 2 में अब जा रहे हैं कि किस तरीके से वो इंडिविजुअल्स के रोल इन कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके लिए वो बता रहे हैं किस तरीके से वो अल्ट्रुइस्टिक वैल्यूज को इनकलकेट करता है। ये सारे के सारे जो ट्रेडिशनल थिएटर्स होते हैं, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, स्पेसिफिकली जो प्रभु श्री राम है वो दशरथ जी का रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, उनके रिस्पेक्ट में किस तरीके से उन्होंने एक वचन दे दिया, उस वचन को निभाने के लिए वो बाहर जा रहे हैं, वो वनवास में जा रहे हैं। ओडिशा स्टाइल में मरीन लाइफ सेंट्रिसिटी ऑफ ह्यूमंस को हाईलाइट किया जा रहा है। रामाकट्टू में पुरुषोत्तम वे ऑफ लाइफ को, इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल जो पुरुषोत्तम वे ऑफ लाइफ को जीता है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ऑल 3 और 4 पॉइंट्स आर मेड अप पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने कहीं पर पढ़ा है और सीधे लिख रहे हैं, एक्चुअल में दीज ऑल आर मेड अप पॉइंट्स, बट इसको रीड करने के बाद आपको लगेगा नहीं कि ये मेड अप पॉइंट्स है, क्योंकि तो कहने का मेरा मतलब ये है, और स्पेसिफिकली इस आंसर को यहाँ पर इंक्लूड करने का मेरा सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा ये था कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कंटेंट नहीं तो हम आंसर क्यों लिखे, आंसर लिख ही नहीं पाएंगे। इसका लाइव एग्जांपल है किस तरीके से बिना कंटेंट के भी या फिर लिमिटेड कंटेंट के साथ भी, एक्सक्यूज मी,
यहाँ पर टॉपर्स आंसर्स लिख रहे हैं। और फाइनली कंक्लूजन में उन्होंने लिखा है देयर बाय, अब थीम पर आ रहा है, देयर बाय थिएटर ट्रेडिशनली वर अ मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन, नीड टू प्रिजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू सी एंड लर्न। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इनका जो कंक्लूजन है ये थोड़ा सा इस बेंट ऑफ थॉट पर आ रहा है कि जो ये थीम है उस थीम को किस तरीके से हमें प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन उससे लर्न कर सके। और कंक्लूजन का टोन भी हमेशा ऐसा होना चाहिए, कंक्लूजन का टोन हमेशा सजेस्टिव होना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो सजेस्टिव देना चाहिए, तो ये सजेस्टिव टोन है। इस तरीके से आदित्य श्रीवास्तव सर ने ये आर्ट एंड कल्चर में ये चीजें हाईलाइट की है। अब हम लोग श्रुति शर्मा मैम का हम लोग देखने वाले हैं एंशिएंट एंड मिडिवल का उन्होंने कैसे आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, ये देखते हैं। आई होप इट इज विजिबल। अगर आपको विजिबल नहीं तो प्लीज इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द वीडियो सो दैट मतलब आप उससे मतलब गेयर में जाकर यू कैन सिलेक्ट सो दैट एवरीथिंग व्हिच इज रिटन ऑन द पीस ऑफ पेपर इट इज विजिबल। आई नो कि ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, लेट मी जूम इट अप अ लिटिल बिट, तो उससे थोड़ा सा शायद आपको दिखे। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बाय श्रुति शर्मा मैम। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिड नॉट डिसाइड हु वुड रूल इंडिया, ये पार्ट 1 है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिड नॉट डिसाइड हु वुड रूल, रादर हु वुड नॉट, ये पार्ट 2 है। अब इसको कैसे वो क्वेश्चन में को एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर थीम क्या है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसी थीम पर इन्होंने स्टार्ट किया है। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761 बिटवीन मराठास एंड अफगान्स लेड बाय अहमद शाह दुरानी हैविंग लास्टिंग रिपरकशंस ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हेंसफोर्थ। एकदम बेसिक प्लेन इंट्रोडक्शन, थीम से इंस्पायर्ड। जब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो इंट्रो हो रहा है वो थीम ऑफ द क्वेश्चन से इंस्पायर्ड हो रहा है। अब सीधे ही वो देखो क्वेश्चन, यहाँ पर हेडिंग उनका जो आ रहा है वो क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आ रहा है। इट डिड नॉट डिसाइड हु वुड रूल इंडिया। अब इसको वो एक्सप्लेन करेंगी कैसे। पार्ट वन जो है, यहाँ पर जितने भी विनर्स थे, हु वुड रूल का मतलब क्या कि जो विनर्स थे क्या वो सही में रूल कर रहे थे या फिर रूल करने का इंटेंट रख रहे थे कि नहीं रख रहे थे। देखना, द अफगान्स who won the war did not want to capture India. Basically, they wanted to teach Mughals, Marathas lessons for interfering in their territory. पहला पार्ट उन्होंने आर्गुमेंटेटिव स्किल्स से किस तरीके से क्लियर किया। दूसरा, अदर पार्टिसिपेंट्स हु वन लाइक रोहिलास थे, नवाब ऑफ अवध थे, डिड नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू रूल द रीजन। ये दो रीजन होगा। तीसरा, नो मेजर पावर इमर्ज आफ्टर वॉर। करेक्ट, कोई भी एक मेजर पावर वॉर के बाद इमर्ज नहीं हुआ। हेंस द विनर्स ऑफ द वॉर डिड नॉट गो ऑन टू रूल इंडिया, ये उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। नाउ पार्ट 2 में हाउ शी इज यूजिंग, अब पार्ट 2 जो है वो क्वेश्चन के डिमांड से, क्वेश्चन जो पूछा गया उसी को ही यहाँ पर लिख रहे हैं, हु वुड नॉट, तो वही लिख रहे हैं। हाउएवर लूजर्स वर क्लियरली डिफाइंड, मतलब जो लूजर्स थे वो क्लियरली डिफाइंड थे, इसका मतलब दे आर नॉट गोइंग टू रूल। हाउ, मराठास जो थे दे वर डिलेजिटिमाइज्ड, क्यों, क्योंकि दे लॉस्ट द बैटल। वो जो एयर था, जो एयर टू द क्राउन का जो टारगेट था वो डिलेजिटिमाइज्ड होगा, बिकॉज इफ यू लॉस्ट देन ऑब्वियसली यू आर नॉट लेजिटिमेट रूलर टू रूल। सिमिलरली उनके अंदर की खुद की इंटरनल वीकनेसेस थी, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड कमांड होना जरूरी था, जबकि इनके केस में वो नहीं था, विच वॉज नेसेसरी फॉर पैन इंडिया एम्पायर। ये हो गया मराठास के बारे में। अब वो मुगल्स के बारे में बता रहे हैं। मुगल्स रूलर प्रूव्ड इनकेपेबल एंड टू डिफेंड द क्राउन, ये चीजें इन्होंने डिस्कस की है। एंड फाइनली अब वो हर एक स्टेक होल्डर्स पर जा रहे हैं, मराठास पर गए, अफगान्स पर गए, नाउ शी इज एड्रेसिंग अफगान, मुगल्स हो गए, अब अफगान्स पर। अफगान्स जो थे, जो फॉरेन ट्राइब्स थे, वो इंडियन रूलर्स को एक्सेप्टेबल नहीं थे, चाहे जो रोहिल्लास थे वो बहुत ज्यादा वीक थे, उनके खुद की अपनी कैपेसिटी उतनी नहीं थी। तो इस तरीके से शी इज पुटिंग फॉर हर आर्गुमेंट। एंड फाइनली कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, हाउएवर द वॉर क्लियरली लेड द बैकड्रॉप फॉर द रूल फॉर द रेस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर्स के लिए वो चीजें खुल गई हैं। और पावर वैक्यूम जो क्रिएट हुआ था उसको ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया नॉर्थ इंडिया में बाय डिफीट ऑफ मुगल्स और मराठास। जब मुगल्स और मराठास डिफीट हुए उसके बाद वो नए जो रूलर्स थे, स्पेसिफिकली जो जो ब्रिटिश एम्पायर थी, वो वहां पर रूल करना शुरू कर दे रही है। इसका मतलब कंक्लूजन यहाँ पर जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो जो जीते उन्होंने रूल करने का इंटेंट नहीं रखा, जो हारे उनके अंदर पोटेंशियल नहीं था। तो जब वो स्पेस वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, उसको ऑक्यूपाई जो करेगा उस लाइन पर जाकर इन्होंने नेक्स्ट पावर जो आएगा उसको यहाँ पर कंक्लूड किया है। ऑलराइट, तो ये होता है एंशिएंट एंड मिडिवल का क्वेश्चन। किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस किया है, उसके सब पार्ट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। जब वो हर एक पार्ट को एड्रेस कर रहे हैं तो वहां पर स्टेक होल्डर अप्रोच वहां पर ये यूज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम खुद भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, अगेंस्ट श्रुति शर्मा मैम का ही पेपर है, नेहरू रिपोर्ट इन 1928। इसका मतलब क्या, थीम ऑफ द क्वेश्चन सीधे समझ में आ रहा है कि नेहरू रिपोर्ट पर क्वेश्चन आने वाला है। नेहरू रिपोर्ट इन 1928। अब आपको जो सोचना है, आपकी जो थॉट्स है उसको अलाइन नेहरू रिपोर्ट तक करना है। Nehru report in 1928, the first effort to frame a constitution was nothing more than a bunch of uneasy compromises. ये कुछ नहीं था, मतलब the first effort to frame the constitution ये था। क्या ये सही में था, इसको जस्टिफाई करना सबसे पहले, उसके बाद क्या ये अनईजी कॉम्प्रोमाइज था, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो डायरेक्टिव वर्ड है, हर एक
क्वेश्चन का डायरेक्टिव वर्ड पर हमें ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस था, तो डिस्कस में आपको डिटेलिंग देनी है, यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज है, तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव स्टांस शो करना है ऑन द थीम ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट पर है, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या किया है, अबाउट द नेहरू रिपोर्ट ही इन्होंने डिस्कस किया है। किस तरीके से, जिस तरीके से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का डिस्कस किया, नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने डिस्कस किया है। द नेहरू रिपोर्ट हैज पुट फॉरवर्ड बाय was put forward by committee headed by मोतीलाल नेहरू in 1920। देखो वहां पर भी कब वो बैटल हो रहा है उसको वहां पर मेंशन करिए, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये ईयर को मेंशन कर रहे हैं, और उसको जैसे वहां पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को कौन लीड कर रहा था, यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट को कौन लीड कर रहा है, कौन उसको हेड कर रहा है, उसको यहाँ पर कोट किया है। इन ऑपोजिशन टू चैलेंज द लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड टू द इंडियंस, जो लॉर्ड क्लेमफोर्ड ने इंडियंस को जो चैलेंज दिया था कि इफ यू हैव पोटेंशियल देन राइट योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैलेंज को मोतीलाल नेहरू जी ने एक्सेप्ट किया। तो इस चीज को यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन में हाईलाइट किया है, राइट। इतना तो हम हर कोई समझते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिकली जिस चीज को हमें जस्टिफाई करना है, फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो वही आ रहा है, फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जैक्ट मतलब यू डोंट हैव टू डेविएट। देखो कितना क्लियरली ये चीजों को डिफाइन कर रही है। अब ये फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उस कंट्री के जो पीपल होते हैं उनकी एस्पिरेशंस को आइडेंटिफाई करता है। जैसे हमारा जो प्रीएम्बल है, उसके प्रीएम्बल इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द कंट्रीमैन। दूसरा, हमारी कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। तीसरा, हमारे राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। सेम यही चीज नेहरू रिपोर्ट में कैसे, इट लेड डाउन द डिमांड्स ऑफ द इंडियंस, इट डिफाइंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ऑफ न्यू इंडिया, और इट ऑल्सो डिफाइंड द राइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने ये जस्टिफाई किया कि यस दिस वाज द फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलराइट। अब इसके बाद जो क्वेश्चन का जो कोर डिमांड है, वाज दैट अनईजी कॉम्प्रोमाइज, इस चीज को ये यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में बोलेंगे यस इट वाज द अनईजी कॉम्प्रोमाइज, और उसको वो जस्टिफाई करेंगे कैसे। देखो बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस, अब यहाँ पर स्टेक होल्डर अप्रोच चल रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर वंस अगेन स्टेक होल्डर अप्रोच ही चल रहा है। स्टेक होल्डर अप्रोच में वो क्या कर रहे हैं कि जब नेहरू रिपोर्ट फ्रेम हो रहा है तो उस समय कौन कौन प्लेयर्स ऑन ग्राउंड हैं, एक तो ब्रिटिशर्स हैं, दूसरे इंडियंस हैं। स्पेसिफिकली इंडियंस में अब जो कैरेक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, जो फिलोसॉफिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं, सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव्स, आइडियोलॉजिकल लेवल पर ये लोग हैं। तो इस तरीके से हर एक स्टेक होल्डर के बेसिस पर इन्होंने क्या किया है, कहां कहां पर अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई इन्होंने किया है। देखो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में किस तरीके से अनईजी कॉम्प्रोमाइज है, वो बोल रहे हैं कि इंडियंस जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया डोमिनियन को, जो कि एक अनईजी कॉम्प्रोमाइज था, जो कि पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो अल्टीमेट स्टेटस था उसको नहीं डिमांड किया था, स्पेसिफिकली जो नेहरू रिपोर्ट था। इन्होंने कंटिन्यू किया रोल ऑफ वाइस रॉय को, वाइस रॉय का इंडिया अफेयर्स में जो रोल है उसको कंटिन्यू रखने को बोला, इसका मतलब ये कॉम्प्रोमाइज ही था। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड था मुस्लिम लीग का, उसको वहां पर रिजेक्ट किया गया था, लेकिन फिर भी मुस्लिम्स के जो रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए, जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे जैसे बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, क्लियरली डिफाइन नहीं हो पा रहा था। ये भी एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज था। सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव्स में अगर देखा जाए तो नेहरू और बोस वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, जो कि उन्होंने उस रिपोर्ट में लिमिटेड गवर्नमेंट के हिसाब से लिमिटेड गवर्नमेंट को पुट फॉरवर्ड किया गया था, लेकिन नेहरू और बोस जो थे, नेहरू जी और बोस जी जो थे, उन्होंने इस आइडिया को अपोज किया था। अब इसके बाद ये बोल रहे हैं कि दस ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शंस, जिन्ना जिन्ना यहाँ से बाहर आ जाता है, जिन्ना ने अपने 14 डिमांड्स अलग से रखे, और नेहरू जी और बोस जी जो थे उन्होंने एक इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस लीग का फ्रेम फॉर्मिंग किया। देख रहे हो किस तरीके से उसी इंफॉर्मेशन को एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले वो कॉन्ट्रडिक्शंस दिखा रहे हैं, फिर उसका रिजल्ट क्या आया, नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या चीजें डाली गई थी, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस क्या थे, फिर उसका रिजल्ट क्या था। उसका रिजल्ट ये था कि जिन्ना ने 14 पॉइंट का डिमांड अलग से रखा, और नेहरू जी और बोस जी जो थे उन्होंने एक इंडिपेंडेंस लीग एस्टैब्लिश किया या फिर उसको स्टार्ट किया। ये तो हो गया अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस, चूंकि इसने क्रिटिकली एग्जामिन बोला है, तो अब ये दिखाएंगे कि नहीं कुछ मेजर ब्रेक थ्रूज भी थे, येट देयर वर सर्टेन मेजर ब्रेक थ्रूज। करेक्ट। देखो किस तरीके से आर्ग्यूमेंट को पेश कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स जो यहाँ पर डिफाइन किए गए थे, वो फर्स्ट टाइम चीजों को किया गया था, जो कि एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू था। डिमांड ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जहां पर अकाउंटेबिलिटी सेट की जाएगी, ये जो कॉन्सेप्चुलाइज किया गया, दिस इन इटसेल्फ वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। इन्होंने जो लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड थे उनको रॉन्ग प्रूव किया, उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ये भी तो एक तरीके से इंडियन कॉन्शियसनेस को दिखा रहा था। तो किस तरीके से इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एंड ऑल दीज थिंग्स वी ऑल नो, एनीबडी हु वुड हैव प्रिपेयर्ड नेहरू रिपोर्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम लेट्स से स्पेक्ट्रम इटसेल्फ, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें पता होंगी, लेकिन उसको लिखना कैसे, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको आर्गुमेंट के फॉर्म में पेश कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें जब हम ऐसे बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज को देखते हैं, देन वी लर्न दैट स्किल। और फाइनली इन्होंने कंक्लूड कैसे किया है, नेहरू रिपोर्ट पर ही। द नेहरू रिपोर्ट, यहाँ पर जो इनका henceforth इस टाइप की चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं। द नेहरू रिपोर्ट दस नॉट कंप्लीट, मतलब इवन दो इट वाज नॉट कंप्लीट,
एन इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन इन द कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ स्वराज। देख रहे हो, एक लार्जर आइडियल से कनेक्ट कर रहे हैं। कंक्लूजन हमेशा ये नहीं कि जो इन्होंने मेन बॉडी में लिखा उसी को रिप्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये एक लार्जर आइडियल से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इट वाज मतलब बिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, बट ये एक इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन था इन द कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ स्वराज। और ये जो स्वराज जो है, स्वराज उस समय का लार्जर आइडियल था। तो कंक्लूजन में हमेशा एक बात ध्यान रखना, लार्जर आइडियल से कनेक्ट करना है। हिस्ट्री में लार्जर आइडियल से, सोसाइटी में किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लार्जर एस्पिरेशंस हैं, जो डेवलप्ड इंडिया के जो एस्पिरेशंस हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पर यूज करना। करेक्ट। आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, ये हो गया हिस्ट्री। ओके, अब हम चलते हैं ज्योग्राफी पर। ठीक है, अब हम लोग ज्योग्राफी का डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी अगेन आदित्य श्रीवास्तव सर का हम लोग नोट्स यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली टॉपर्स कॉपी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखना, अब इसमें देखना प्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पर हमारा मोटिव ये नहीं कि हमें उनके आंसर्स रीड करें, हमें ये देखना है कि क्या क्या चीजें लर्न करनी है। और यही अप्रोच जब आप टॉपर्स की कॉपीज को एनालाइज कर रहे हो, प्लीज आप यही अप्रोच यूज करना। देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, हाईलाइटिंग द फैक्टर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, कौन से, चाहे वो नेचुरल फैक्टर हो चाहे वो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर हो, खुद आप उसको ब्रेनस्टॉर्म करो। और यहाँ पर थीम क्या है, डेजर्ट्स। ठीक है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म्स फाउंड इन देम। अब आपको खुद को ब्रेनस्टॉर्म करना, पहले सोचना है कि क्या क्या नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हो सकते हैं। नेचुरल फैक्टर्स में आप क्या क्या चीजें सोच सकते हो, किस तरीके से कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट हो सकती है, किस तरीके से करंट जो ओशन करंट्स होते हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है, किस तरीके से रेनफॉल जब पैटर्न्स होता है, जब मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स जो होती है, जब वो कॉन्टिनेंट से मूव करती है, तो अगर कोई बैरियर नहीं आता है तो वो रेनफॉल नहीं कर पाते, तो वहां पर डेजर्ट के चांसेस बन जाते हैं। ये नेचुरल कॉजेज है। सेम गोज फॉर, अब आप एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी बता सकते हो कि किस तरीके से हम लोग जो माइनिंग कर रहे हैं या फिर जो ओपन कास्ट माइनिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो ट्रॉलिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से भी डेजर्ट्स होते हैं। ये सब आपको सोचना है। फिर उसके बाद जो जो थीम है, उस थीम के अकॉर्डिंग हमें अपना इंट्रोडक्शन बिल्ड करना है। तो फाइनली मेजर लैंडफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लायाज हो सकता है, ड्यून्स हो सकता है। इस तरीके से आपको बेसिक लेवल पर ब्रेनस्टॉर्म करना है और फिर उसके बाद टॉपर्स की कॉपीज को देखना है। ठीक है, यहाँ पर टॉपर्स की कॉपीज में स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, देखना ध्यान से। थीम बेस्ड इंट्रोडक्शन क्या है, डेजर्ट्स आर एरिड रीजन्स वेयर रेनफॉल इज एकदम डेजर्ट्स की जो 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 कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया। रेनफॉल जहां पर 20 सेंटीमीटर से कम होता है पर ईयर, और जहां पर थॉर्नी वेजिटेशंस और कैमल्स पाए जाते हैं। एकदम सिंपल इंट्रोडक्शन विच इज फाइन। अब आ जाते हैं, देखो ध्यान से, पार्ट 1 सीधे क्वेश्चन से ही पिकअप किया इन्होंने। फैक्टर्स बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, दिख रहा है, फैक्टर्स बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, और यहाँ पर फैक्टर्स बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स। अब वहां पर ये एक छोटा सा डायग्राम, यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है। ये भी नहीं बहुत ही फ्लैशी डायग्राम है, बहुत ही सिंपल डायग्राम। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर एक अफ्रीका, एंड देन एशिया, और फाइनली ऑस्ट्रेलिया। एकदम सिंपल सा डायग्राम इन्होंने बना दिया। इसमें ये नहीं समझ आना कि आपको ड्राइंग का मार्क्स मिलेगा, इसमें ये सिर्फ दिस शोज कि यू अंडरस्टैंड कि वेयर यू हैव टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डेजर्ट्स। इससे एक engagement बढ़ जाता है। draw the map only for representation purposes, and then he went ahead and discussed natural factors। अब यहाँ पर नेचुरल फैक्टर्स की जो एग्जांपल्स which he had in his head, मतलब यहाँ पर ये जो इसमें जो आर्गुमेंट्स पेश कर रहे हैं वो एक्चुअली में एग्जांपल के हिसाब से पेश कर रहे हैं। कैसे, जैसे एक यहाँ पर पैटागोनिया डेजर्ट है, एक यहाँ पर सहारा डेजर्ट है, यहाँ पर नामीबिया डेजर्ट है, यहाँ पर गोबी डेजर्ट है। तो यहाँ पर इनको पता है कि कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट की वजह से यहाँ पर रेनफॉल का इशू आता है। पैटागोनिया में, सॉरी, यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर कैनरी करंट होता है, या फिर यहाँ पर हम्बोल्ट करंट होता है उसकी वजह से, या फिर यहाँ पर बेंगवेला करंट होता है उसकी वजह से, यहाँ पर डेसिकेटिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर डेजर्ट्स फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल इनके माइंड में थे, उन एग्जाम्पल के हिसाब से इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर बनाए हैं। जैसे इंटरनल टू द कॉन्टिनेंट मॉइस्चर कांट रीच, ठीक है, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट जो कि गोबी डेजर्ट में इन्होंने एग्जांपल दिया है। अगेन डेसिकेटिंग इफेक्ट के लिए इन्होंने हम्बोल्ट करंट को एग्जांपल दिया है। अटकामा डेजर्ट जो बन रहा है वो हम्बोल्ट करंट की वजह से बन रहा है, करेक्ट। फिर उसके बाद ऑफशोर ट्रेड विंड्स, जो सहारा डेजर्ट है यहाँ से ऑफशोर ट्रेड विंड्स जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर डेजर्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। देयर इज नो बैरियर टू स्टॉप द रेन, यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है अपना अरावली का। यहाँ पर चूंकि थार डेजर्ट, क्योंकि अरावली में देयर इज नो बैरियर, क्योंकि माउंटेन होता तो अगर उसको बैरियर मिलता है तो वहां पर रेनफॉल हो सकता है, कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल होगा, बट यहाँ पर बैरियर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो रहा है, डेजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। लैक ऑफ द एडिक्वेट रेन्स, स्पेसिफिकली लीबियन डेजर्ट्स का एग्जांपल इन्होंने दिया है। इस तरीके से ये एग्जांपल से आर्गुमेंट फ्रेम कर रहे हैं, और ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग टू मच। हमारे पास क्या होता है कि हम उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं, वो नहीं करना, एकदम शॉर्ट में आर्गुमेंट देना है, उसके एग्जांपल देना, आर्गुमेंट देना, एग्जांपल देना एंड मूव हेड। ये तो हो गया पार्ट 1 जिसमें उन्होंने नेचुरल कॉजेज बताए। अब मैनमेड कॉजेज, सॉरी, मैनमेड कॉजेज में उन्होंने डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन का एग्जांपल उन्होंने टकला मकान दिया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सहारा में चार्ड लेक की वजह से किस तरीके से चार्ड लेक इज ड्राइंग, वो एग्जांपल दिया। ओपन कास्ट माइनिंग में जो झारखंड में होता है, चंबल बेडलैंड्स जहां पर ड्यू टू वाटर इरोजन की वजह से और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वहां पर डेजर्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बॉटम ट्रॉलिंग की एक्टिविटी जो कि एड्रियाटिक सी में होती है उसकी वजह से भी लॉस होता है। ये सारा उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू उन्होंने जस्टिफाई किया है।
ये आता है पार्ट 1। अब पार्ट 2 में उन्होंने क्या किया है, सेम क्वेश्चन के डिमांड से ही, जो क्वेश्चन का डिमांड था उसको यहाँ पर लिखा है। इससे ये समझ में आता है, सीधे क्लियर समझ में आता है कि एग्जामिनर को कि इन्होंने क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस किया है। द डेजर्ट शो वेरियस लैंडफॉर्म्स विद इन देम। कौन कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं, ड्यून्स हो गया, उसका इन्होंने शॉर्ट डायग्राम बना दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद प्लायाज दिया है, ओसिस दिया है, माउंट्स ऑफ सैंड्स दिया है। ये सब के सब इन्होंने एग्जांपल यहाँ पर कोट किया, मतलब जितने भी लैंडफॉर्म्स होते हैं उनको यहाँ पर इन्होंने कोट किया है। ठीक है, फाइनली इन्होंने एक एडिशनल डायमेंशन जनरेट किया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपके पास कंटेंट कम होता है तो आप एडिशनल डायमेंशन जनरेट करते हो, क्योंकि डेजर्ट से कुछ इंपॉर्टेंस भी है कि बायोडाइवर्सिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि जैसे इंडियन गेक्को जो होता है दैट फीड्स अपॉन कैक्टाई, जो कि डेजर्ट्स में ही फॉर्म होता है। सैंड्स का यूज एज अ मिनरल हम लोग यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। लाइवलीहुड के लिए भी टूरिज्म, मतलब जो डेजर्ट्स होते हैं दे एक्ट एज अ टूरिस्ट स्पॉट्स, स्पेसिफिक जो सऊदी अरेबिया में डेजर्ट सफारी जो होती है। इस तरीके से इन्होंने एक एडिशनल डायमेंशंस को जनरेट किया है। आपको भी कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड एक एडिशनल डायमेंशन अगर आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है तो यू कैन जनरेट इन द लेटर हाफ। फाइनली इन्होंने कंक्लूड कैसे किया है, येट वी नीड टू प्रेजेंट, यहाँ पर इसके बेनिफिट्स हैं, कुछ चैलेंजेस थे। येट वी नीड टू प्रिजर्व आर कल्टिवेबल लैंड वाया ग्रेट ग्रीन वॉल, जो कि ग्रेट ग्रीन वॉल एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, एंड अदर मेथड्स टू अपहोल्ड द अबिजान डिक्लेरेशन। अब देखो किस तरीके से इन्होंने इंटरलिंकेजेस एस्टैब्लिश किया है। अबिजान डिक्लेरेशन जनरली हम लोग एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, तो एनवायरमेंट में बेसिकली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इस जो कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन में ये डिक्लेरेशन होता है जो कि डेजर्टिफिकेशन से बचाने के लिए होता है। उसको यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन में यूज किया है, जो कि जनरली हम लोग बोलते हैं 10 दीज थिंग्स आर द चैलेंज फॉर द डेजर्ट इकोसिस्टम। दिस इज नाउ हाउ ही इज कंक्लूडिंग। इनका कंक्लूजन जो है वो कैसा हो रहा है, इनका कंक्लूजन एक्चुअल में देखा जाए तो एकदम ऑथेंटिक और ऑर्गेनाइज्ड है। इन्होंने एक ऐसा पॉइंट डाला है जो कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स का पॉइंट है। दूसरा, इन्होंने एनवायरमेंट और ज्योग्राफी को इंटरलिंक किया है। तो ऑलवेज ब्रिंग सच पॉइंट्स जो हाईलाइट करता हो कि प्रैक्टिकल एक्शंस जो चेंजेस ला सकते हैं और ब्रॉडर पॉलिसी पर्सपेक्टिव से उसको कनेक्ट करना होता है। इस तरीके से इन्होंने कंक्लूड किया है। ठीक है, ये हो गया ज्योग्राफी का। अगेन ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी का, यहाँ पर ये इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ पर साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डिस्कस व्हाई द बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू द साइक्लोन्स देन इन अरेबियन सी। ये जो रीजन है, ये ज्यादा साइक्लोन होता है जबकि अरेबियन सी में उतना नहीं होता है। इसके क्या कॉजेज हैं, एक्सप्लेन रीजंस फॉर द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी कम क्यों हो रही है ये आपको बताना है। देखो पार्ट 1 में इनको जस्टिफाई करना है कि क्यों अरेबियन सी में होता है और अरेबियन सी में कम होता है, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा होता है। देखो रीजंस बिहाइंड मोर साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल। पार्ट 2 में क्या है, फ्रीक्वेंसी इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में डिक्रीज क्यों है, रीजंस फॉर द लेस साइक्लोन्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून। दिख रहा है, ये सीधे क्वेश्चन के डिमांड को हिट कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है जिससे वो शो कर रहे हैं कि क्या मतलब सही में बे ऑफ बंगाल में किस तरीके से, सॉरी अरेबियन सी में किस तरीके से यहाँ पर साइक्लोन डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो यहाँ पर अरब नेशंस की तरफ डिफ्लेक्ट होकर चले जाता है। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स दिए, इमर्जेंट पोस्ट स्पेसिफिकली। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन इन्होंने क्या किया, डेटा ड्रिवन इंट्रोडक्शन। इन द पास्ट 120 years only 14% cyclones have originated in Arabian Sea and rest has been in the Bay of Bengal। सिंपल सा। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं डिमांड को एड्रेस करने के लिए। रीजंस बिहाइंड द साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल, इमर्जेंट कोस्ट है, सी सरफेस एरिया ज्यादा है, सॉरी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, मॉइस्चर वहां पर मिल जाता है, रिमेनेंट्स ऑफ साउथ चाइना सी वहां पर आ जाते हैं, साउथ चाइना सी के जो रिमेनेंट्स होते हैं यहाँ से सीधे यहाँ पर आ जाते हैं, वर्टिकल विंड का शेयर कम होता है। और ये सारे के सारे फैक्टर्स एक्चुअल में देखा जाए तो जो साइक्लोन फॉर्मेशन के जो इवेंट्स होते हैं वही से ये पिकअप किया गया है। मोर मॉइस्चर चाहिए होता है, लोअर वर्टिकल विंड शेयर चाहिए होता है, इमर्जेंट कोस्ट चाहिए होता है, सी सरफेस का टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। ये सेम लॉजिक्स यहाँ पर, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स यूनिक पेश कर रहे हैं, उन्होंने साइक्लोन्स के लिए जो चीजें प्रिपेयर की है उसी को ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अरेबियन सी में उसको काउंटर कर दिया है कि जबकि रिसेंट टाइम में कुछ कुछ अरेबियन सीज में साइक्लोन्स आ रहे हैं, जैसे बिपरजॉय हो गया, निसर्ग हो गया, रिसेंट एग्जांपल्स विद ईयर्स। ये नहीं उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, रिसेंटली बिपरजॉय हिट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये सब नहीं बोल रहे। बिपरजॉय ईयर 2023, निसर्ग 2021 व्हिच हिट वेस्टर्न कोस्ट। इस तरीके से ये इसको कोट कर रहे हैं। एंड फाइनली यहाँ पर सेकंड पार्ट को एड्रेस करने के लिए ये साउथ वेस्ट मानसून की वजह से क्या क्या हो रहा है, मैस्करीन हाई का जो कि कोर आर्गुमेंट है। स्पेसिफिकली अगर आप पीएमएफआईएस पढ़ते हो तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। ऑल पॉइंट जो है वो स्पेसिफिक है और टू द पॉइंट है। वर्टिकल विंड शेयर डिसिपेट हो रहा है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का रोल यहाँ पर दिखा रहा है, डिस्पर्स डिप्रेशंस का यहाँ पर रोल दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया, येट देयर इज अ नीड टू अडॉप्ट डिफरेंट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ द साइक्लोन, इवन दो इट वाज नॉट दैट ग्रेट, बट ठीक है, मतलब इस तरीके से आप कभी कभी कम ज्यादा करके भी आप चीजों को कवर कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टीना डाबी मैम का एक हम लोग देखने वाले हैं। और टीना डाबी मैम का मैं इसलिए भी दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें ये चीज देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपको आपका फ्लेवर अगर पैराग्राफ में आंसर लिखने का है तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इवन दो इक्वेटोरियल रीजन्स हैव ग्रेट पोटेंशियल इन टिम्बर रिसोर्सेज, द लंबरिंग इंडस्ट्री हैज नॉट डेवलप्ड
properly in these regions. What could be the possible reasons behind this? Discuss the suitability of the equatorial regions for the plantation agriculture. यहाँ पर 3 पार्ट है. पहले पार्ट को आपको जस्टिफाई करना है कि किस तरीके से यहाँ पर टिम्बर रिसोर्सेज इक्वेटोरियल में खूब पाए जाते हैं. फिर सेकंड पार्ट में आपको लंबरिंग इंडस्ट्री को डेवलप के रीजंस बताने पड़ेंगे क्यों यहाँ पर नहीं हो पाया और क्या हमें इसको प्रमोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. ये 3 पार्ट्स हैं. इसको इन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस किया है? इक्वेटोरियल रीजंस आर एंडाउड विद रिच ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विच सप्लाइज गुड क्वालिटी ऑफ हार्डवुड्स. ये इन्होंने इंट्रोडक्शन में उस चीज को जस्टिफाई किया है. हाउएवर the logged wood are not commercially used in the region, rather they are exported. यहाँ पर यूज नहीं होता, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है. अब ये पार्ट 1 पर आ रहे हैं. किस तरीके से लंबरिंग इंडस्ट्री हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली डेवलप्ड इन दिस रीजन ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, ड्यू टू लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज. इन सब चीजों को यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया. एंड देन शी वेंट अहेड इन पार्ट 2 जहां पर वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसको बता रहे हैं. प्लांटेशन एग्रीकल्चर शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द इक्वेटोरियल रीजन as it would result in the wide scale deforestation होगा. ये एक चीज यहाँ पर हाईलाइट किया उन्होंने. और फाइनली उन्होंने कंक्लूड कैसे किया कि वैल्यूएबल कार्बन सिंक्स जो थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर हम लोग यहाँ पर इस चीज को स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल रीजन में अगर हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं तो. और कंक्लूड कैसे कर रहे हैं? वे फॉरवर्ड के टोन में कंक्लूड कर रहे हैं. ऑल्दो प्लांटेशन ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स लाइक रबर, कॉफी, कैश्यू नट्स एटसेट्रा कैन बी सुटेबली कल्टिवेटेड इन दीज रीजंस, इट शुड नॉट बी एनकरेज्ड. ठीक है. इस तरीके से ये कंक्लूड, मतलब कहने का मेरा मतलब ये, इनका कॉपी दिखाने का सिंगल पॉइंट एजेंडा ये था कि किस तरीके से हम लोग, अगर हमारा नेचुरल फ्लेवर अगर पैराग्राफ में लिखने का है तो वी कैन डेफिनेटली राइट दैट. वी डोंट हैव टू फोर्सफुली गेट इनटू द पॉइंट वाइज आंसरिंग फॉर्मेट अगर वो आपका फ्लेवर ही नहीं है, अगर आपका वो अप्रोच ही नहीं है. ठीक है. आई होप इट इज मेकिंग सम सेंस टू ऑल ऑफ यू गाइस. अब चलते हैं सोसाइटी वाले पार्ट पर. जीएस पेपर 1. यहाँ पर सोसाइटी वाले पार्ट में मैं इशिता किशोर मैम को की कॉपीज को दिखाने वाला हूँ. तो इशिता किशोर मैम की जो कॉपी है स्पेसिफिकली यहाँ पर, इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है वो सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. देखो इनका क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया. डिस्कस वेदर मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया और नॉट. ये क्वेश्चन है. इसका इंट्रोडक्शन देखना था. एकदम सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो इसमें सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें डायमेंशंस कैसे जनरेट करेंगे कि मैरिटल रेप के कॉजेज क्या है, मैरिटल रेप होने के इश्यूज क्या है, कई बार उसमें मतलब उसका काउंटर क्या है. बेसिकली पहले तो आप बता दो कि हाँ मैरिटल रेप इशू एक है, दूसरा उसका मिसयूज भी बता दो और फाइनली कंक्लूड कर दो. वही इन्होंने किया है. मैरिटल रेप इज द एक्ट ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस ड्यू टू नॉन कंसेंसुअल एडवांसेस विद इन द रियल्म ऑफ मैरिज. तो अगर आपका मैरिज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू वुड ऑलवेज हैव गॉटन लाइसेंस टू गो एंड हैव अ फिजिकल इंटीमेसी एंड फिजिकल रिलेशनशिप विदाउट सीकिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर. ये चीज नहीं है. आपको कंसेंट लेना पड़ेगा. अगर आप कंसेंट नहीं लेते हो तो दैट इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ मैरिटल रेप. और इस चीज से इन्होंने इंट्रोडक्शन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड किया है कि नॉट, इस चीज को डिफाइन कर दिया सिंपल. अब चलते, इसमें आप डेटा भी दे सकते हो कि अगर आपके पास डेटा है, या फिर आप रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, जो हाई कोर्ट के जजमेंट्स आए थे उसको आप कोट कर सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पर शी इज गिविंग कॉजेज फॉर क्रिमिनलाइजेशन. मतलब क्रिमिनलाइजेशन के कॉजेज क्या है? क्यों? क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये राइट टू ऑटोनॉमी के अगेंस्ट जाता है. आर्टिकल 21 में आपके ऊपर बॉडीली ऑटोनॉमी आपको है, लेकिन अगर कोई पर्सन उसको इन्फ्रिंज करता है, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो, ये आप उसके अगेंस्ट जाता है, तो इसका मतलब ये क्रिमिनलाइजेशन का एस्पेक्ट बनता है. एग्जांपल उन्होंने दिया है पुट्टास्वामी केस. करेक्ट. इस तरीके से इन्होंने आर्गुमेंट दिया, एग्जांपल दिया. रेप इज अ रेप, डजंट मैटर वेदर इट इज अ in which institution. If it is a married institution, still rape is a rape. अगर आपने, and it should not be taken lightly, even if it is happening with husband also, by husband. ठीक है. थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा है कि propels the continued subjugation of women, जो कि years and years से होते आ रहा है, उसको यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरीके से उनका लो हेल्थ इंडिकेटर्स होता है, उनके कंसेंट नहीं लिए जाते हैं, they have been subjugated, they have been exploited ever since the history. तो उस चीज को यहाँ पर हाईलाइट किया. फिर ये डिस्ट्रेस कॉल है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से लॉकडाउन में ये चीजें बहुत ही बुरे स्तर पर बढ़ चुकी थी. फिर उन्होंने होलसेल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के लिए जरूरी है कि इसको आइडेंटिफाई किया जाए, इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, जो कि यहाँ पर इन्होंने एक रिपोर्ट को भी कोट किया. मैकेंजी होल्ड्स दे डू 75% केयर वर्क. मतलब कि जितने भी वीमेन है वो केयर वर्क करती है, तो उनका ये जरूरी है कि वो एक्सप्लॉइट ना हो, वो हरेश ना हो. ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट हो गया जिसमें उन्होंने कॉजेस को आइडेंटिफाई किया. अब काउंटर पॉइंट में उन्होंने क्या किया है? येट देयर आर सर्टेन कंसर्न्स है. क्या है? सॉलिसिटर जनरल हेल्ड इट कैन डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. उन्होंने बताया कि ये जो चीज है ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को डिस्टेबलाइज कर सकता है. क्यों? क्योंकि मैरिज का बेसिक रिक्वायरमेंट है, मिनिमम नीड ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज द नीड ऑफ द मैरिज. तो अगर वो चीजें फुलफिल नहीं होती तो कई बार चीजें फोर्सफुल होती हैं. तो ये यहाँ पर काउंटर आर्गुमेंट उन्होंने दिया है. आईपीसी का सेक्शन 1 मतलब जो पुराना आईपीसी था, क्योंकि उन्होंने ये पुरानी कॉपी है, अभी तो ये भारतीय न्याय संहिता है, उसमें आई थिंक सेक्शन 69 अभी सेक्शन है, और आईपीसी में जो था उसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो था, या फिर आईपीसी के सर्टेन प्रोविजंस थे, वो इस चीज को टैकल कर रहे थे. तो इसके लिए डेडिकेटेड क्रिमिनलाइजेशन एक्ट लाने की जरूरत नहीं है. डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट. अगर कोई एक्ट दो इंडिविजुअल के बीच में हो रहा है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एनी
any sexual intercourse was forceful or consensual, you will not be able to distinguish, because there are so many physical relations where passionate actions usually happens, and in passionate actions there might be cases that people would harm their uh, sensitive areas. तो वहां पर क्या होगा, how will you be able to distinguish that? तो इसके लिए यहाँ पर डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट द जेन्युइन केसेस. दूसरा क्या होता है कि राइज ऑफ फ्रिवुलस फेक केसेस, ये सब इन्होंने काउंटर आर्गुमेंट्स में दिया है. एंड फाइनली इन्होंने कंक्लूड कैसे किया है, येट फॉर एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी टू प्रॉस्पर, लाइक चाहे वो यूएस हो चाहे यूके हो, मैरिटल रेप क्रिमिनलाइजेशन हैज बीन इंपेरेटिव टू एंश्योर कि पंच प्राण जो है, जो हम लोग ने डिक्लेयर भी किया था जेंडर इक्वालिटी के लिए, पंच प्राण, जो कि लार्जर आइडियल है. देखो किस तरीके से इन्होंने उसको कनेक्ट किया. यही होता है टॉपर्स का की पॉइंट्स, कि किस तरीके से जो नॉर्मल आंसर है उसको वो लार्जर आइडिया से कैसे कनेक्ट करें. आपने इसके पहले आदित्य श्रीवास्तव सर की भी कॉपीज में देखा, इसके पहले आपने श्रुति शर्मा मैम के भी कॉपीज में देखा, तो सेम यही ये लार्जर आइडियल से कनेक्ट कर रहे हैं. इट इज नेसेसरी कि हमें इन्वेस्टिगेशन को इंप्रूव करना है, हाई पेनल्टीज को फॉर फेक केसेस के लिए रखना है, और कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी टू एग्जामिन जो इश्यूज है उसको देखना है. तो वे फॉरवर्ड के टोन में इन्होंने कंक्लूड भी किया है. तो इस तरीके से शी हैड रिटन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आंसर. ठीक है, अब चलते दूसरा पार्ट, जो कि आदित्य श्रीवास्तव सर ने भी एक सोसाइटी का एक क्वेश्चन किया हुआ है, मैं उसको भी अभी मेंशन कर डिस्कस कर ले रहा हूँ. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, द एक्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंस्ट्रक्टिंग द आर्ग्यूमेंट फॉर रीजनलिज्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. ठीक है, जो रिलेटिव डेप्रिवेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रीजनलिज्म को फोस्टर करने के लिए. इसको एग्जांपल्स के साथ आपको कोट करना है, राइट. ये सोसाइटी का अगेन क्वेश्चन है. इसमें देखो ये इन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे दिया, जो मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, जो वहां पर सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज चल रही है, जो वहां पर रीजनलिज्म की जो भावना है, कुकीज एंड मैथीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कैसे जनरेट हो रहा है, उसी से यहाँ पर ये क्वेश्चन को कनेक्ट कर रहे हैं. द रिसेंट मणिपुर वायलेंस एंड डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट बाय सर्टेन कम्युनिटीज, स्पेसिफिकली देखो यहाँ पर हाईलाइट भी नहीं किया है, सीधे वो सटल फॉर्म में वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं. सर्टेन कम्युनिटीज ब्रॉट रीजनलिज्म टू द फोर, राइट. इसके कॉजेस क्या है, इन्होंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में इन्होंने दिखाया है. कॉजेस, कॉज ऑफ द रीजनलिज्म, थ्रेट टू कल्चर या फिर लाइवलीहुड. रीजनलिज्म क्यों आता है, लोगों को लगता है कि बाहर से लोग आएंगे तो उनके कल्चर को थ्रेट पहुंचाएगा, उनके लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज छीन ली जाएंगी. फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, रिलेटिव डेप्रिवेशन का जो फीलिंग आती है कि कोई और आएगा उसकी वजह से वो डिप्राइव फील करेंगे. सब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ये एकदम मतलब देखा जाए तो ये एक्चुअल में ये जो स्मृति शाह मैम है, ये एकदम उनका स्टैंडर्ड कोट है. इस चीज को सीधे यूज कर रहे हैं बाय द थर्ड पार्टी. मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी का रियलाइजेशन हर एक कम्युनिटीज को अलग अलग फॉर्म में होगा. सब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, समझ में आ रहा है. तो इस चीज से ही हम क्या होता है, रीजनलिज्म और सेंटिमेंट पैदा होता है. तो इसको किस तरीके से इन्होंने फ्लोचार्ट के फॉर्म में पूरा प्रेजेंट कर दिया है, इससे पूरा का पूरा एक क्रक्स कन्वे हो रहा है. ऑलराइट, अब ये कोर डिमांड पर क्वेश्चन जा रहा है. देयर बाय एक्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग आर्गुमेंट फॉर रीजनलिज्म, टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक है, ये यहाँ पर रिलेटिव डेप्रिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर रीजनलिज्म, सेम वही यहाँ से कोट कर रहे हैं, और फिर वो एग्जांपल से उसको आर्गुमेंट दे रहा है, उसको एग्जांपल दे रहे हैं. जैसे पॉलिटिसाइजेशन होता है, नागालैंड वाला एग्जांपल दिया है. प्रिजर्विंग द कल्चर, यहाँ पर गोरखालैंड का, असम अकॉर्ड के बाद गोरखालैंड का एग्जांपल उन्होंने दिया है. टैपिंग द इमोशंस ऑफ द पीपल स्पेसिफिकली ऑन द लैंग्वेज ग्राउंड, बोडोलैंड का डिमांड, और बंगाली स्पीकिंग पीपल एसएमईज लैंग्वेज का डोमिनेट करना, ये तीन एस्पेक्ट इन्होंने दिया है. परसीव्ड रिलेटिव डेप्रिवेशन, रियलिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन उसको वो परसीव कर रहे हैं कि उनको डेप्रिवेशन हो रहा है. जैसे आमची मुंबई का एग्जाम्पल, यहाँ पर जो लोकल जो लीडरशिप होती है, वो लोग यहाँ पर महाराष्ट्र फॉर मराठी या फिर महाराष्ट्रियंस, यहाँ पर जो दोज पीपल हु आर माइग्रेटिंग फ्रॉम लेट्स से उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड, उनको थोड़ा सा पुश बैक करना. तो ये आमची मुंबई जो कॉन्सेप्ट होता है, ये रिलेटिव डेप्रिवेशन के कॉन्सेप्ट से ही आता है. तो इसको यहाँ पर उन्होंने क्रिटिकली ऑब्जर्व किया है. फिर कुछ एस्पेक्ट में इन्होंने सपोर्ट भी किया है कि किस तरीके से रीजनलिज्म या फिर डिमांड इज जस्टिफाइड. जैसे उत्तराखंड में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया गया था. स्पेसिफिकली ये जो आर्गुमेंट ये यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर आता है, सॉरी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से लेकर आया, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो रिड्रॉवल ऑफ स्टेट बाउंड्रीज जो है उससे ये कनेक्ट कर रहे हैं. डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज, स्पेसिफिकली झारखंड का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है. ठीक है, फिर यहाँ पर फाइनली इन्होंने कंक्लूड किया कि देयर बाय वी सी दैट रिलेटिव डेप्रिवेशन कॉज्ड ईदर द कल्चरल या फिर लाइवलीहुड के कॉजेस की वजह से ही हो रहा है. और फाइनली वे फॉरवर्ड में उन्होंने क्या दिया है, सोशल मीडिया आउटरीच करना चाहिए, जो कि बेजर बरुआ कमेटी में इन्होंने सजेशन दिया था. फुलफिल द रीजनल डिमांड, जो बेसिक डिमांड्स उसको फुलफिल करो, जो कि बालकृष्ण कमेटी में इन्होंने सजेस्ट किया था. इस तरीके से ये वे फॉरवर्ड को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, कट टू कट चीजों को बातें कर रहे हैं. और फाइनली कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, दिस वुड हेल्प अपहोल्ड एक भारत श्रेष्ठ भारत. यही मैं बोल रहा था कि इनके जो कंक्लूजन पॉइंट्स हो रहे हैं वो किस तरीके से लार्जर आइडियल्स में एक भारत श्रेष्ठ भारत हम बना कर रहेंगे. ये एक बहुत बड़ा कैंपेन स्लोगन भी है स्पेसिफिकली करंट गवर्नमेंट का, एक भारत श्रेष्ठ भारत हमें बनाना है. तो जब इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो एकदम लास्ट में एकदम एकदम टच वाला पॉइंट आ जाता है, कि मजा आ जाता है कि मतलब कि आपने कंक्लूजन इस पॉइंट पर किया तो ऑब्वियसली यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स. ठीक है, तो ये एक चीज हो गया. ऑलराइट,
तो अब ये चीजें हम लोग डिस्कस करने के बाद अब ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से GS1 में हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट टॉपर्स को हम लोग ने एनालाइज किया। उसमें हम लोगों ने देखा कि उनकी आंसर राइटिंग के लिए वो आर्ग्यूमेंट को दे रहे हैं, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एग्जांपल्स दे रहे हैं, कीवर्ड को अंडरलाइन कर रहे हैं सभी जगह पर। आर्ट एंड कल्चर में वो कई जगह पर डायग्राम्स बना रहे हैं, स्पेस को कवर करने के लिए डायग्राम को वो लेबल्ड डायग्राम का भी यूज कर रहे हैं। लिंकिंग द क्वेश्चन विद द प्रेजेंट टू क्रिएट न्यू डायमेंशंस, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको प्रेजेंट से कनेक्ट करके एक नया डायमेंशंस बना रहे हैं। जैसे डेजर्ट वाले केस में वो उसके इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट कर रहे थे, राइट। तो कंटेंट टॉपर्स के भी पास मोर और लेस सेम होता है, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चरिंग होती है, उनका जो प्रेजेंटेशन होता है, वो जो वैल्यू एडिशन करते हैं, वो चीज उनको रिलेटिव परफॉर्मेंस में हेल्प करती है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का यहाँ पर क्वेश्चन मेरे को लेना था, बट अभी मेरे को इमीडिएटली वो नहीं मिला। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है कि उनका अप्रोच क्या होता है, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन वो लोग दे रहे हैं, एक जनरल पॉइंट को स्पेसिफिक बनाने के लिए दे आर यूजिंग एग्जांपल्स, डेटास एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट, और वो मैप ड्रॉ कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस मैप की प्रैक्टिस आप कर लोगे तो यू वुड बी एबल टू ड्रॉ। जैसे बहुत आसान है यार, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये नॉर्थ अमेरिका है, तो इसमें यहाँ पर 2 सी बनाओ और फिर उसके बाद ऐसे कनेक्ट कर दो, फिर यहाँ पर ऐसा हल्का सा ऐसा करो, नाउ यू कनेक्ट दिस, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, करेक्ट। फिर साउथ अमेरिका के लिए, साउथ अमेरिका के लिए आपको क्या करना है, ऐसा एक फ्लो करना है और ऐसा कर देना है। अफ्रीका के लिए क्वेश्चन मार्क बनाना है उल्टा और ऐसे कनेक्ट कर देना। फिर एशिया के लिए एक कनेक्ट करना है। तो 2-3 बार अगर आप ड्रॉ कर दोगे तो इस तरीके से आप बेसिक्स एक रफ मैप आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग देख रहे हैं तो ओवरऑल जो टॉपर्स की कॉपीज में क्या दिख रहा है, दे आर एड्रेसिंग द डिमांड और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दे आर बॉक्सिंग सब पार्ट्स, और उनके एग्जांपल्स हर एक पॉइंट में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी लर्निंग इससे क्या आ रही है, आ रही है, लर्निंग ये आ पा रही है कि इंट्रोडक्शन में बेसिकली फोकस्ड एंड क्लियर इंट्रोडक्शन हो रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, जो कि थीम बेस्ड उनका इंट्रोडक्शन हो पा रहा है, ठीक है। जब वो डेटा या फिर करंट डेवलपमेंट को यूज कर रहे हैं, कि उसका यूज वो लोग कॉन्टेक्स्ट को सेट करने में कर रहे हैं। जैसे मणिपुर वाला एग्जांपल उन्होंने कोट किया ताकि वो लोग रीजनलिज्म को कनेक्ट कर पाए। उन्होंने जिस तरीके से उनके एग्जांपल्स जो कोट कर रहे हैं वो रीसेंट डेवलपमेंट से कनेक्ट करें ताकि ये कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए एग्जामिनर से कम्युनिकेट करने के लिए। इंट्रोडक्शन शुड ऑलवेज अलाइन विद द डिमांड एंड द थीम ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन क्या बेसिक की एलिमेंट है। बॉडी में उन्होंने क्या किया है, बॉडी में कंसाइज है, डायरेक्ट आंसर है, नो बीटिंग अराउंड द बुश। जो पॉइंट है उस पर एकदम कंसाइज एंड हिट कर रहे हैं, एकदम क्रिस्प प्रिसाइज एंड कंसाइज फॉर्म में उनका आर्गुमेंट आ रहा है, एग्जांपल आ रहा है। उसमें डायग्राम्स यूज कर रहे हैं, मैप्स यूज कर रहे हैं, टेबल्स यूज कर रहे हैं फॉर क्लैरिटी, ठीक है। यूज ऑफ एग्जाम्पल एंड फैक्ट शुड सब्सटेंशिएट देयर स्टैंड, वो जो भी स्टैंड ले रहे हैं उसको एग्जाम्पल और फैक्ट के साथ सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। ये नहीं कि एकदम सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोट कर रहे हैं। और उनका जो प्रेजेंटेशन है, अगर आप ऊपर से नीचे देखोगे तो विजुअली दैट इज वेरी वेरी अपीलिंग आंसर, ठीक है। नए डायमेंशंस को जनरेट करने के लिए वो जो पॉइंट्स है उन्हीं को ही रिसाइकिल कर रहे हैं। जैसे डेजर्ट पर जब था तो डेजर्ट में व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेजर्ट्स, उसमें वो इंडियन गेको व्हिच इज डिपेंडेंट अपॉन द कैक्टाई स्पेसिफिकली, और डेजर्ट्स का यूज किया जा रहा है वहां पर, जो एक स्पेसिफिक मिनरल जो होता है जो रेत से बनता है, उसको वहां पर उन्होंने कोट किया है, तो उसके वो बेनिफिट्स वहां पर शो कर रहे हैं, एक नया डायमेंशन। और सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक कर रहे हैं, किस तरीके से वहां पर उन्होंने एनवायरमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, किससे, ज्योग्राफी से। फाइनली कंक्लूजन में क्या हो रहा है, कंक्लूजन में इनका क्या हो रहा है, क्रक्स ऑफ द की पॉइंट्स विदाउट रिपीटिंग द कंटेंट, वो की पॉइंट का क्रक्स दे रहे हैं और कंटेंट जो मेन बॉडी में लिखा उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। कनेक्टिंग द लार्जर आइडिया, जैसे अमृतकाल हो गया, डेवलप्ड इंडिया हो गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, ये सारे के सारे जो लार्जर आइडियाज है उसको वहां पर कैसे ना कैसे करके वो इसको यूज करने का कोशिश कर रहे हैं। और उनका जो हो रहा है, मतलब कंक्लूजन हो रहा है, वो दैट इज वेरी कंसाइज, इंपैक्टफुल एंड इट गिव्स क्लोजर, ठीक है। तो फाइनली 1 मिनट में टॉपर्स की कॉपीज का जो वो है वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ताकि ये देखो इसमें मेरे को क्या दिखाना था। आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी से हमें क्या लर्न करने को मिल रहा है कि स्ट्रक्चर उनका जो है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से बन रहा है, प्रेजेंटेशन में वो डायग्राम और बना रहे हैं और बॉक्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कंटेंट में वो माइक्रो थीम्स अप्रोच यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली एग्जांपल ड्रिवन आर्गुमेंट्स वो पेश कर रहे हैं। कंक्लूजन में कनेक्टिंग इट विद द प्रेजेंट इंडियाज एस्पिरेशन, जो कि अमृतकाल हो गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया, जो अभी जस्ट मैंने बताया, और हाउ ही इज राइटिंग मोर इन वेरी लेस वर्ड्स। ये सारी की सारी चीजें हम उनके कॉपी से लर्न कर सकते हैं। सेम श्रुति शर्मा मैम की कॉपी से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि उनका जो कंक्लूजन हो रहा है ऑलवेज सजेस्टिव टोन में जा रहा है, उनका जो बॉडी हो रहा है वो आर्गुमेंटेटिव अप्रोच में जा रहा है। उन्होंने आर्गुमेंट और एग्जाम्पल का मेथड यूज किया है, और स्पेसिफिकली जब उनका GS2 का पेपर आप देखोगे तो उसमें दिखेगा कि किस तरीके से उन्होंने कमिटी रिकमेंडेशंस को बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया है। अगर हम लोग ये अनिमेश प्रधान सर का कॉपी देखें, अनिमेश प्रधान सर का कॉपी अभी हम लोग ने नहीं दिखाया एक्चुअल में, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। इशिता किशोर मैम का जो एक कॉपी मैंने जो दिखाया उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो शॉर्ट नोट्स बना एक्चुअली उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाया था हर एक वर्ड ऑफ सिलेबस से, और उस पर एक 1 पेज का नोट बनाया था, उसको किस तरीके से एफिशिएंटली और क्विकली यूज कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज शी हैड शोन। कंसाइज पॉलिसी बेस्ड आंसर्स जो होती है, स्पेसिफिकली ये चीज कुणाल रस्तोगी सर के भी आंसर्स में दिखता है, पॉलिसी बेस्ड आंसर्स, ये अभी तो नहीं, लेकिन जब आप GS2 GS3 जब हम लोग देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि मैम ने इस तरीके की चीजें को यूज किया है, और वो करंट अफेयर्स को स्टैटिक से किस तरीके से
उन दोनों का बैलेंस करती हैं, उसको कनेक्ट करती हैं, वो चीज यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग जंप करते हैं कि आपका अब लर्निंग अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्टिव रीडिंग में एंगेज करना है अपने आप को। आपको क्या करना है, बेसिकली एक सिंपल फ्लो चार्ट, जब कभी भी आप रीड करो वट एवर यू आर रीडिंग, ट्राई टू ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ वट एवर यू आर रीडिंग। इस तरीके से ना आपका एक प्रोसेस डेवलप होगा, तो आप जब आंसर्स को लिखोगे ना, तो उस समय भी आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, कंटेंट को प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, और जब आप फ्लो चार्ट के तरीके से करते हो तो आप इंगेज भी करते हो। दूसरा, स्ट्रक्चर को मास्टर करना है। कैसे, हमें आंसर की स्ट्रक्चरिंग करते वक्त क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से स्ट्रक्चर करना है, और रिपीटेड थीम्स पर हमें कंटेंट बार बार रिवाइज करके प्रिपेयर करना है। क्योंकि जो सिलेबस होता है, अगर आप देखो ओवरऑल, अगर आप उसको रीड कर लिए, पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लिए, तो आपको ये दिखेगा कि ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेट करती है। ठीक है, एक रैपिड इंप्लीमेंटेशन प्रिंसिपल बना लो, इसमें आप हर की कॉन्सेप्ट को 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में आप अपने आप को एक्सप्लेन करोगे और उसको शॉर्ट नोट्स बनाओगे। ठीक है, आपको हैंड रिटन नोट्स आपके खुद के बनाने चाहिए, और टॉपर्स की कॉपीज का यूज करना है आपकी खुद की राइटिंग स्टाइल और टेक्निक डेवलप करने के लिए। ठीक है, और फाइनली आपको अपना एक टेम्पलेट बनाना है, किस तरीके से, ताकि आप कीवर्ड्स को यूज कर पाओ इंपैक्टफुल रिस्पॉन्सेज बनाने के लिए। टॉपर्स की कॉपीज को आप देखो, उसको एनालाइज करो, उसके बेसिस पर आप चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, फाइनली अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ कि चीजों को प्रिपेयर कैसे करना है, आपका नोट्स कैसे बनना चाहिए टॉपर्स कॉपीज को एनालाइज करके। ठीक है, सबसे पहले कंटेंट हम लोग जनरली, हम लोग नॉर्मल प्रिपेयर करते हैं कोई भी सब्जेक्ट जहां से हम लोग ने फाउंडेशन कोर्स किया है। फिर एक क्वेश्चन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैटेगरी। मतलब हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, उनमें डाइवर्सिटीज है, लेकिन किस एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में वो चीज एक सिंगल कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। रिगार्डिंग माय पॉइंट, तो इसके लिए जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द क्वेश्चन। फिर आप उस क्वेश्चन की डिमांड को देखो कि डाइवर्सिटी है, पहले उसको जस्टिफाई करो, हाँ इंडियन कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज में डाइवर्सिटी है। फिर उसके बाद किस कॉन्टेक्स्ट में वो सिंगल कैटेगरी में कन्वर्ज होती है, वो चाहे वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेसाइजेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के फॉर्म में हो, वो सारी की सारी चीजें हमें हाईलाइट करनी है। ठीक है, कंटेंट जब अब हम लोग को लिखना है, तो उसमें रिकॉल करके उसको लिखना है। तो किस तरीके से हम रिकॉल करेंगे, जब हमारे पास यहाँ के नोट्स बेटर होंगे, यहाँ के जो शॉर्ट नोट्स जब हम लोग ने बनाए होंगे वो बेटर होंगे, देन वी विल बी एबल टू रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस इट। उसके बाद हमें स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कि हमारा जो स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन टॉपर्स की कॉपीज को एनालाइज करके ही करना है, और फाइनली टाइम लिमिट में चीजों को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कंटेंट क्रिएशन के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमें क्या करना है, एक तरीके से बैकवर्ड मैपिंग करनी है। एक तरीके से हमें, आप देखो कि पीवाईक्यूज से मैपिंग करनी है उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं कि बैकवर्ड मैपिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पीवाईक्यूज को रीड कर रहे हैं, उसके बेसिस पर टॉपर्स की कॉपीज को एनालाइज कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उस पर कंटेंट बना रहे हैं। तो ये जो होता है ना, बैकवर्ड लिंकेज एस्टैब्लिश करना। कैसे, रीड द क्वेश्चन, पीवाईक्यू सारे रीड करो, जो भी टॉपर्स की कॉपीज वगैरह आप देख रहे हो, तो उनकी टॉपर्स की कॉपीज को, क्वेश्चन को रीड करो। स्पेसिफिकली जब आप नोट्स बना रहे हो, तो पीवाईक्यूज रीड करो, उसमें थीम को आइडेंटिफाई करो। फिर आप ये देखो कि ये जो थीम है, ये किस पार्ट ऑफ द सिलेबस से है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये ट्राइबल कम्युनिटीज वाला जो पार्ट है, ये डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के से आ रहा है। ठीक है, अब आप ट्राइबल कम्युनिटीज वाला जो क्वेश्चन है, उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रेडीमेड बना दो, उनकी हिस्ट्री पर एक सेगमेंट बना दो, मतलब कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, व्हाई दे आर रूटेड, मतलब कि व्हाई दे आर नेचर लवर्स, व्हाई दे कंसीडर देयर फॉरेस्ट एज अ सेक्रेड एंटिटी। वो उनको डिवोशनल एलिमेंट ट्रीट करते हैं, दे दे ऑफर देयर, मतलब वो उनकी पूजा करते हैं। तो जब उनकी वो पूजा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, उनका जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का बहुत ही अलग है। उनका कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट लिविंग इन द हार्मनी ऑफ द नेचर, लिविंग इन द हार्मनी विद द डीटी, क्योंकि वो नेचर को डीटी की तरह कंसिडर करते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपने कंटारा मूवी देखा होगा, तो उसमें इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। राइट, हम उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना देना, बड़े बड़े रोड्स बना देना, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना देना। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको लिए घर बनाकर रख देंगे, घर में उनको बिठाएंगे, तो जो घर की जो सीलिंग है वो उनके ऊपर गिर जाएगी। आपको ये चीज बहुत ही एब्सर्ड और इलॉजिकल लग सकती है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये बिलीफ सिस्टम है। हमारे भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम किसी ना किसी एक पॉइंट पर एब्सर्डिटी के लेवल पर चले जा सकते हैं, लेकिन बिलीफ सिस्टम नीड नॉट नेसेसरली बी लॉजिकल। वही चीज यहाँ पर हमें इसमें अपने नोट्स बनाने में ऐड करना है, किस तरीके से उनमें डाइवर्सिटीज है उस पर नोट्स बनाना है, और किस पॉइंट पर वो सिमिलैरिटी है, कहां पर वो कन्वर्ज करते हैं, वो चीज यहाँ पर अपने नोट्स में कवर करना है। उनके राइट्स वाले एलिमेंट्स को हाईलाइट करना है, कि लैंड राइट्स हो गया, लाइवलीहुड राइट्स हो गया, एजुकेशन एंड हेल्थ हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट्स हो गया, इन सब चीजों को कवर करो। सोशल डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से उनके अगेंस्ट होता है, ऑस्ट्रेसाइजेशन होता है, बुलिंग होती है, एक गेटोइजेशन उनके उनके अंदर आने लगता है, तो वो क्यों होता है, फिर उन चीजों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, और फाइनली हमारा वे फॉरवर्ड करना चाहिए। इस तरीके से किसी एक टॉपिक पर आपके पास 2 पेजर नोट्स रेडीमेड होने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थीम फ्रॉम पीवाईक्यूज एंड सिलेबस आइडेंटिफाई करना है,
उसके डायमेंशंस आप लोग पीवाईक्यूज एनालिसिस से मिलेगा, या फिर इन जनरल आप खुद भी सोच सकते हो क्या नया चीज सोच सकते हैं, या फिर इसके चैट जीपीटी का हेल्प लो, चैट जीपीटी से पूछो कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और फिर उस पर 2 पेजर का नोट्स बना दो, ठीक है। और फाइनली जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान रखो। एक्सपेक्टेड जो है, जैसे 10 मार्कर का क्वेश्चन है वो 7 मिनट में लिखना होता है, 15 मार्कर का क्वेश्चन है 11 मिनट्स में लिखना होता है। अभी आप प्रैक्टिस के लिए 5 मिनट आगे पीछे आप कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करो, बट जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उस समय आप स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू द टाइम लिमिट, ये चीजें होनी बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। फाइनली एट द एंड मैं बोलूंगा कि कंटेंट आपको पीवाईक्यू और सिलेबस से मैप करके करना है, डिमांड जो है टॉपर्स कॉपीज के एनालिसिस से करना है, प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यूज का ही करना है जहां पर एक्टिव रिकॉल यूज करना है, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। चीजों को देख देख कर आप मैप करके चीजों को कर सकते हो। आपकी जो स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो टॉपर्स कॉपीज से आनी चाहिए। टॉपर्स किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर कर रहे हैं, और फाइनली इवेल्युएशन कैसे करना है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था, जिसमें 10 मतलब मोस्ट पावरफुल टूल्स टू एम्पावर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स वो मैंने बताया था। तो वहां पर मैंने इवेल्युएशन के लिए किस तरीके से चैट जीपीटी वगैरह का यूज कर सकते हैं, टॉपर्स कॉपीज का यूज कर सकते हैं, उन दोनों को इंटीग्रेट करके हम लोग अपनी खुद की एनालिसिस कर सकते हैं। आई नो इट इज डिफिकल्ट बट इफ यू विल डू इट यू विल लर्न अ लॉट, ठीक है। और आंसर राइटिंग करते वक्त ये नहीं कि हर दिन एक एक क्वेश्चन को लिख रहे हैं, एटलीस्ट राइट 3 क्वेश्चंस, 1 2 मार्क 10 मार्कर 1 15 मार्कर, और वीकेंड्स पर 5 to 10 क्वेश्चंस लिखो, सेक्शनल टेस्ट के फॉर्म में लिखो, ओनली पीवाईक्यूज, डोंट गो बिहाइंड जो रिसेंट जो टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, अननेसेसरी पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप टॉपर्स कॉपीज को देखो और पीवाईक्यूज लिखो, पीवाईक्यूज पर जो रेडीमेड टॉपर्स कॉपीज के सॉल्यूशंस मिलते हैं उसका हेल्प लो, उसका यूज करो, राइट। एफएलटीज आप उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। आई होप कि मैंने बहुत सारी चीजों को बहुत ही आसान फॉर्म में किस तरीके से टॉपर्स कॉपीज का यूज किया जा सकता है, स्पेसिफिकली यहाँ पर मैंने जीएस 1 के टॉपर्स कॉपीज की एनालिसिस की थी। कमिंग वीडियोस में मैं जीएस 2 जीएस 3 और जीएस 4 को भी करूंगा, हर एक में डेडिकेटेड क्या क्या अप्रोच होना चाहिए वो चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आई नो दिस वीडियो हैज बीन वेरी वेरी लॉन्ग, बट थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली स्टिकिंग टिल द एंड। एंड मैं मतलब मेरा सिर्फ इतना कहना कि आपका फाइनली मैं एक फोकस रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो फोकस रिवॉर्ड है ऑब्वियसली इफ यू हैव बीन स्टक दिस टिल दिस पॉइंट, तो ये आपके ये दिखाता है कि यू आर रियली रियली नीडी और आपको जरूरत है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक शेयर करूंगा, और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी मैं एक लिंक शेयर करूंगा। यू जस्ट फिल दैट लिंक, उसके बाद वी कैन हैव अ 1-to-1 डिस्कशन, ठीक है। आई विल नॉट प्रॉमिस मैं सबके साथ कर पाऊंगा, लेकिन आई नो कि बहुत ही कम लोग देखते हैं तो बहुत ही कम लोग आएंगे भी, तो आई विल ट्राई टू अकोमोडेट एज मच एज आई कैन, ठीक है। वैसे भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जो टॉपर अपने आंसर्स लिख रहे हैं, मैं वो अपने आंसर्स मेरे को शेयर कर रहे हैं, एंड आई एम इवेल्युएटिंग दैट एंड आई एम डूइंग दैट विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, आई एम नॉट हैविंग एनी मॉनेटरी इंसेंटिव एज सच, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो चीजें इंप्रूव करेंगी, ठीक है। प्लीज 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 डोंट बी फियरफुल, डोंट बी मतलब कि किसी भी फॉर्म का थॉट नहीं रखना कि चीजें होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए इनिशियली आप ऐसे होंगे, फिर ग्रेजुअली जब आप एफर्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। आप अजय देवगन को देखो, जब उन्होंने शुरू में जब 90s में मूवीज बनाते तो वो इसी बॉडी स्ट्रक्चर के साथ बनाते थे, बट ग्रेजुअली अब वो इस फॉर्म में आ चुके हैं। तो इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, डोंट बी फियरफुल ऑफ मतलब कि चीजें कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इस पर ज्यादा सोचना नहीं है, आपको सिर्फ करना है। कुछ इश्यूज आ रहे हैं, यू ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आप पर्सनली रीच आउट करो, आप मेल करो, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल पर आप अपने क्वेरीज शेयर कर सकते हो, एंड आई एम ट्राइंग टू सॉल्व एवरी सिंगल क्वेरीज टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। ऑलराइट, दैट्स इट, थैंक यू सो मच guys for patient listening, bye bye, जय हिंद।